गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 2 लेक्चर 1 यानी यूनिट 2 का लेक्चर 1 है। आज का प्रकरण है विद्यालय का अर्थ एवं वर्तमान में कार्य, यानी विद्यालय का अर्थ क्या है और वर्तमान में विद्यालय का कार्य क्या है। तो सबसे पहले विद्यालय के बारे में जानने से पहले हमें जानते हैं कि कोई भी बच्चा कुछ भी सीखता है तो वह पहले अपने घर परिवार में सीखता है, और घर परिवार में सीखने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह कुछ सीखने के लिए विद्यालय जाता है। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना है। उनके विचार से विद्यालय जो है एक समाज का लघु रूप है, क्योंकि विद्यालय में वही चीज बच्चा सीखता है, वही करता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, जो समाज के लिए बच्चा कल्याण कर सके, वही चीज विद्यालय में बच्चा सीखता है। इसलिए जॉन डीवी ने समाज का लघु रूप विद्यालय को माना है। तो बच्चा जब भी घर से छोटा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा होशियार होता है, तो वह विद्यालय में कुछ सीखने के लिए जाता है। तो सबसे पहले यहाँ और जानते हैं विद्यालय का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। तो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला नामक यूनानी शब्द से हुई। विद्यालय को स्कूल अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। अब स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला नामक यूनानी शब्द से हुई। यह बात कुछ विचित्र सी लगती है, हुई, जिसका अर्थ है अवकाश। जो स्कूल जो शब्द है वो स्कोला शब्द से हुई, इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ है अवकाश। अब अवकाश, स्कूल को हम लोग अवकाश कहते हैं, यह कुछ विचित्र सा बात लगता है। तो इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रोफेसर A.F. लिच ने लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश समय को खेलकूद, व्यवसाय या युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, वही स्थान धीरे धीरे विद्यालय के रूप में बदल गया। यानी कहने का तात्पर्य है, जो विद्यालय है उसे अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं, और यह स्कूल जो शब्द है यूनान के स्कोला शब्द से बना है। यूनान के स्कोला शब्द से बना है, और स्कोला का अर्थ होता है अवकाश। तो सबसे पहले विद्यालय की उत्पत्ति एथेंस में वहां के युवक, जब उसे काम करने के बाद उसे कुछ फुर्सत मिलता था, समय मिलता था, तो वह क्या करते थे, एक जगह युवक इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर वहां आपस में बातचीत करते थे और युद्ध प्रशिक्षण करते थे, व्यवसाय के बारे में चर्चा करते थे। तो वह स्थान धीरे धीरे स्कूल के रूप में बदल गया। यानी स्कूल का सबसे पहले आविष्कार एथेंस में हुआ था, और धीरे धीरे यह रूप स्कूल का रूप ले लिया। तो स्कूल के बारे में हम लोग जाने कि यह स्कूल जो शब्द है स्कोला शब्द से बना है। स्कोला का अर्थ होता है अवकाश, और अवकाश को ही
स्कूल कहते हैं। चलिए अब स्कूल के परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी के शब्दों में विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार के क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। यानी कहने का तात्पर्य है, इनका भी विचार है जो स्कूल वह विशिष्ट वातावरण है, स्थान है जहां जीवन के कुछ गुण, यानी बच्चा को अच्छे गुण सिखाया जाता है। कहाँ पे? स्कूल में। और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं, व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चा वांछित रूप में परिवर्तित करे और वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने। दूसरे शब्दों में टी.पी. नन के शब्दों में, दूसरा शिक्षाविद है टी.पी. नन के शब्दों में, विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझना चाहिए जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसे स्थान जहां बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है, किनका? जॉन टी.पी. नन के। इनका विचार है कि विद्यालय में कुछ खास चीज नहीं सिखाया जाता है, विद्यालय में वो चीज सिखाया जाता है जो इस विशाल जीवन में जीने के लिए जरूरी है। वही चीज बालक को विद्यालय में सिखाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना ये स्कूल जो है अंग्रेजी के, स्कूल को अंग्रेजी, विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं, जो यूनान के स्कूला शब्द से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। इसके बाद स्कूल की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे वर्तमान में विद्यालयों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। यानी वर्तमान में विद्यालय के कौन कौन सा कार्य हैं, वर्तमान में विद्यालय को कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे बच्चा समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। स्कूल को इसे समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। और स्कूल को कैसा होना चाहिए? समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। समाज के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप स्कूल के कार्यक्रम में प्रदर्शित होना चाहिए। स्कूल को बाह्य जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके और वर्तमान में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे समाधान करने। इसके बाद समाज के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप स्कूल के कार्यक्रम में प्रदर्शित होना चाहिए। यानी स्कूल में जो कार्यक्रम हो वो ऐसा हो जो समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज के लिए जरूरी है। ये सारे कार्य स्कूल में होना चाहिए। और स्कूल में सिर्फ बालक को किताबी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। स्कूल ऐसा हो जो बालक को बाहरी जीवन से संबंधित हो। यानी बालक को पढ़कर क्या करना है? समाज में जाना है, बाहर जाना है, कुछ ना कुछ कार्य करना है। तो बालक को इस प्रकार स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए जो स्कूल से बाहर निकले तो वह अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ रोजगार प्राप्त कर सके और समाज के कल्याण भी कर सके। दूसरा पॉइंट आता है, इसे चयनात्मक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। बाहरी जीवन के वास्तविक महत्वपूर्ण एवं जटिल कार्यों को संतुलित, शुद्ध एवं सरल रूप में स्कूल जीवन में प्रस्तुत करना चाहिए। भूतकाल के
विसंगत एवं अप्रचलित अनुभवों को त्याग देना चाहिए। तो चलिए, स्कूल का दायित्व होता है कि वह एक अच्छा वातावरण पैदा करे और स्कूल का वातावरण सही हो। तो स्कूल का वातावरण कब सही हो सकता है? जब वहाँ के शिक्षक अनुभवी होंगे, आपस में तालमेल रखेंगे, बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, वह अपने बच्चे के समान दूसरे बच्चे को भी स्कूल के छात्रों को मानेंगे, अनुभव उसके क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ बुरा है इसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त कराएंगे जो समाज के लिए उपयोगी हो। और बहुत सारे विडंबना है भूतकाल में, जो विसंगति है, जैसे भूत प्रेत का डर, बाल विवाह, मजदूरी, सब जो चीज़ है इस सब को बच्चों को अवगत कराएंगे, ये सारी चीज़, और भविष्य के लिए उपयोगी जो कार्य है उसके बारे में बताएंगे। और स्कूल का एक बहुत बड़ा दायित्व है जिससे बच्चा समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके। तीसरा आता है, स्कूल को अपने विभिन्न कार्यों के द्वारा छात्रों को लोकतांत्रिक समाज के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्कूल में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो जिससे छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक भावना विकसित हो। जैसे आज के समय में हम जानते हैं कि हम जो जिस देश में रहते हैं यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है, ना अमीरी गरीबी, ना वर्ण का, ना जाति का, ना गोरा काला का, ना राष्ट्रीयता का। यानी एक जिला का लड़का दूसरे जिला में नहीं पढ़ सकता, एक स्टेट का लड़का दूसरे स्टेट में, मैंने किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने चाहिए। सारी सार्वजनिक जो सरकारी संपत्ति है उस पर सबका अधिकार है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, या जो भी लोकतांत्रिक जीवन है जिससे किसी भी सरकारी संपत्ति को नष्ट न करे, किसी भी व्यक्ति को हम लोग हीन दृष्टि से न देखें, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे SC ST कास्ट के हो, चाहे किसी भी प्रकार के अमीर हो या गरीब हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। हमें क्षेत्रीयता भेदभाव न हो। ये नहीं कि हम दिल्ली से हैं तो महाराष्ट्र से हैं तो आपस में हम लड़े झगड़े, ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब दायित्व किसका है? स्कूल का है। और स्कूल ही बताएगा बच्चा को, क्योंकि हर देश का भविष्य स्कूल में ही पलता है। तो शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चे को ऐसा वातावरण पैदा करे, उसके अंदर ऐसा वातावरण पैदा करे जो वह किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखे और लोकतांत्रिक जीवन जिए। अगला पॉइंट आता है, इसे उचित प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना छात्रों में उत्पन्न करनी चाहिए। यही फिर इसमें भी वही बात आती है कि छात्रों के अंदर राष्ट्र सेवा की भावना उत्पन्न करे, वह राष्ट्र की संपत्ति को क्षति न पहुंचाए और अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, ठीक है, जिससे देश का विकास हो सके। अगला पॉइंट है, इसे छात्रों के विभिन्न प्रकार के रुचियों एवं रुझानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। देखिए, बच्चा क्या है, कोरा कागज होता है। जब वह स्कूल में आता है तो नई नई चीज के जानकारी प्राप्त करने की उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो स्कूल में शिक्षक का दायित्व है कि वह उसे उनके रुचियों का और आवश्यकताएं जो है उसे पूर्ति करे, उसे संतुष्ट करे, उसे ज्ञान बताए, अच्छे से ज्ञान दे, जिससे बच्चा अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, अपनी रुचि जो है उसे शांत कर सके। अगला पॉइंट आता है, इसे छात्रों की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो कोई भी बच्चा जब स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह रोजगार प्राप्त करने के लिए स्कूल से बाहर, जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई रोजगार प्राप्त करेगा। इसलिए बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए, इसका भी स्कूल का ही दायित्व है। आगे आता है, इसे छात्रों की चारित्रिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। आजकल के छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण है चारित्रिक शिक्षा देना और आध्यात्मिक शिक्षा, क्योंकि बच्चे अपने आध्यात्मिक शिक्षा से, अपने रीति रिवाज से भटकते जा रहे हैं। तो स्कूल का महत्वपूर्ण दायित्व है कि छात्रों को चारित्रिक शिक्षा दे और उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी दे, जो अपने धर्म के प्रति लगाव रखे और अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान करे। अगला पॉइंट आता है, स्कूल स्व अनुशासन पर बल दे। स्कूल का दायित्व है बच्चों के अंदर ऐसा स्व अनुशासन विकसित करे
जो बच्चा स्वयं अपने बारे में जाने और वह स्व अनुशासित बने, किसी भी कार्य को अच्छे तरह से करे, जो उसके लिए भी उपयोगी होगा और समाज के लिए भी उपयोगी होगा। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य हैं जो छात्रों के लिए, स्कूल का कार्य है जो छात्रों को दे और वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने, अच्छा कार्य करे, अपने सफल जीवन व्यतीत करे। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।